जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन अकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। आज हम जहांगीर सीरीज़ की किताब का चैप्टर एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, जिसके टोटल 90 सवाल आते हैं, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की हम वीडियो में इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्राम द क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, अब बेसिकली जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप सब ने माशाल्लाह सब्जेक्टिव स्टडी आलमोस्ट की हुई है, तो पीछे एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उससे मुंसलिक कीवर्ड्स, आपको उसके आइटम आपके जहन में मौजूद होने चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा होता है वर्ड्स में, बच्चे ने मजमून लिखा, अल्फाज लिखे, किसी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन की, कोई तशरीह लिखी, कोई समरी लिखी, जो भी बयान किया वो क्वालिटेटिव होता है। अब आपने क्या करना है, इनटू क्वांटिटेटिव फॉर्म। तो ये जो क्वांटिटेटिव फॉर्म हम देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अल्फाज को आदाद व शुमार में कन्वर्ट करना, परफॉर्मेंस को आदाद व शुमार में। तो ये क्वांटिटेटिव फॉर्म क्या कहलाती है, मेजरमेंट कहलाती है। मेजरमेंट क्या होती है कि आप बच्चे की परफॉर्मेंस को या उसके पेपर को या उसके टेस्ट को क्या करते हैं, नंबर्स देते हैं। ठीक है, उसने टेस्ट दिया, पहले टेस्ट होता है, उसके बाद मेजरमेंट होती है, उसके बाद असेसमेंट और इवैल्यूएशन। ये प्रॉपर सीक्वेंस है उसका। तो नंबर देना क्या कहलाता है, जिस तरह फर्ज करें 80/100, ये मेजरमेंट। अगेन अब देखिए क्वांटिटेटिव फॉर्म मेजरमेंट, विच प्रोसेस असाइन नंबर्स, ये नंबर्स पे मैंने सर्कल किया हुआ, ये कीवर्ड है उसका, टू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। अब देखिए दो लफ्ज़ आ गए, क्वांटिटेटिव आ गया या नंबर्स आ गया, तो भी क्या है, मेजरमेंट कहलाता है। सवाल नंबर 3 है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सिंथेसाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू एड द टीचर इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। याद रखिए, जो भी बच्चे ने लिखा है उसके बारे में टीचर जो जहन में अपने उस डाटा के बारे में इंटरप्रिटेशन करता है, उसकी तशरीह करता है कि क्या जो बच्चे ने टेस्ट दिया है और बच्चे के मार्क्स आए हैं, क्या वो फेयर है कि नहीं है, ये एक इंटरप्रिटेशन है। क्या वो मटेरियल इतना डिज़र्व करता है, और उसके बारे में मज़ीद जहन साजी होती है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन करने का अमल है, ये क्या कहलाता है, ये असेसमेंट कहलाता है। इंटरप्रिटेशन हमेशा याद रखें असेसमेंट का कीवर्ड, कि आप ओवरऑल एक जायज़ा टाइप ले रहे हैं, एक माइंड मैपिंग कर रहे हैं। चौथा सवाल नंबर है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री, न्यूमेरिकल, टू विच इंडिविजुअल प्रोसेसेस पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स। कि क्या आप जो भी बच्चा जिन सलाहियतों का मालिक है, आप उनकी सलाहियतों यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि अदाद व शुमार में वजाहत करते हैं, उसकी न्यूमेरिक्स में, अदाद व शुमार में, वही नंबर देते हैं। तो वो अगेन क्या होता है, न्यूमेरिकल होना, नंबर असाइन करना, क्वांटिटेटिव फॉर्म में तब्दील करना, ये सारी अगेन क्या क्या कहलाती है, मेजरमेंट कहलाती है। सवाल नंबर 5 है, द वे ऑफ जजिंग हाउ वेल। आप जज कर रहे हैं किस चीज़ को, हाउ वेल को। अब देखिए, अगर आप स्टेटमेंट गलत पढ़ते हैं तो आप जजमेंट के नाम को पढ़ के फ़ौरन इवैल्यूएशन पे टिक भी लगा देंगे। अगर आप जल्दबाज हैं और आपको चीज़ों पे इस तरह स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने की सेंस नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि बेटा सारी स्टेटमेंट पढ़ा करें और उसका स्पिरिट फील क्या करें, वो पूछ हमसे क्या आ रहा है। द वे ऑफ जजिंग क्या जज करें, हाउ वेल। अब 3 चीज़ें चेक की जाती हैं, हाउ वेल, हाउ मच और हाउ गुड। अब यहाँ पे आप क्या करें, हाउ वेल, तो हाउ वेल जो है वो असेसमेंट कहलाता है। साइड में मैंने लिखा हुआ है, हाउ मच है तो नीचे एम लिखा हुआ है, यानी कि मेजरमेंट कहलाता है। मच मकदार को कहते हैं, तो वो मेजर। इस तरह हाउ गुड है वो इवैल्यूएशन कहलाता है। तो आप यहाँ पे हाउ वेल चेक कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड असेसमेंट। सवाल नंबर 6 है, द कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ टेस्ट एज द मेजरमेंट प्रोसेस, इंटरप्रेटिंग सच स्कोर, सेइंग वेदर दे आर गुड और बैड, फलां फलां। ये सारी, अच्छा, ये मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के चैप्टर में ना मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि 2 लोगों की ही इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, 2 लोगों की, एक स्टैनली एंड हॉपकिंस है और एक आगे आप जाके पढ़ेंगे ग्रोनल्ड, नॉर्मन ई ग्रोनल्ड। ठीक है, वो होते हैं। तो ये तकरीबन जितनी भी स्टेटमेंट्स दी जाती है इन्हीं के रेफरेंस से दी जाती है। तो यहाँ पे ग्रोनल्ड मौजूद नहीं है, ये स्टैनली एंड हॉपकिंस है। तो ये आपने ज़रा जहन में बिठा लेनी है बात कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन पर ज़्यादातर वर्क जो है ना वो स्टैनली एंड हॉपकिंस का है, और या फिर किसका है,
नॉर्मल ग्राउंड का है, ठीक है, तो वो आगे आएगा, तो वो थोड़ा सा आपको फिक्स कर दे चीज़ों को कि ये दो ही हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। असेसमेंट एंड इवेल्यूशन आर कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, ये तदरीसी अमल में हमेशा जारी रहते हैं, दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। विच वन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग। अब इसमें लफ्ज़ एक और भी आ सकता है, फाइंडिंग द वर्थ, फाइंडिंग द वैल्यू। आप वेट कर रहे हैं अभी ये चीज़, इसका क्या मियार है, कितनी अहम है, तो ये वैल्यू या वर्थ को फाइंड आउट करना, ये क्या कहलाता है, जजमेंट कहलाता है, यानी कि इवेल्यूशन कहलाता है। इवेल्यूशन जब भी आती है तो उसके लिए लफ्ज़ आता है जजमेंट, वर्थ या वैल्यू, ठीक है। तो ये जजमेंट आप फाइनल बच्चे को क्या देते हैं, ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, ठीक है, जिस पे आप हाउ गुड यानी कि बेटर है, एक्सीलेंट है, पास है, फेल है, ये चीज़ तय करते हैं। जब आप बच्चे का होमवर्क चेक करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं, नीचे लिख देते हैं ऑसम, वेल डन, एक्सीलेंट, गुड, ये इवेल्यूशन। सवाल नंबर 9 है, एजुकेशनल मेजरमेंट रेफर्स टू एनी डिवाइस फॉर द जनरल स्टडी एंड द प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग, स्केलिंग एंड अप्रेजिंग द आउटकम ऑफ। अब ये जो सारा एजुकेशनल मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ का आउटकम है, ये जो आप टेस्ट ले रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, यानी कि बच्चों की मेजरमेंट कर रहे हैं, उनको अप्रेज का मतलब होता है, अप्रेज का मतलब होता है इवेलुएट करना, जज करना, शाबाश देना या क्रिटिसाइज करना, ये इवेल्यूएशन के लेवल पे होती है। स्केलिंग जो होती है वो मेजरमेंट के लेवल पर होती है, टेस्टिंग के लेवल पे होती है। तो क्या होता है जी, ये हम पूरे सारा कुछ जो कर रहे होते हैं, किस प्रोसेस का आउटकम हम निकाल रहे होते हैं, एजुकेशनल प्रोसेस का आउटकम निकाल रहे होते हैं, कि ये जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी मेजरमेंट यानी कि स्केलिंग करते हैं, और उसकी अप्रेजिंग यानी कि प्रेज करते हैं, दाद व तहसीन देते हैं, गुड लिखते हैं, शाबाश देते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं। तो अब देखिए लफ्ज़ टेस्टिंग की जगह टेस्टिंग आ गया, स्केलिंग की जगह मेजरमेंट की जगह स्केलिंग आ गया, अप्रेजिंग की जगह क्या आ गया, इवेल्यूएशन की जगह अप्रेजिंग आ गया। तो ये लफ्ज़ों का एक सेंस लिया करें। अप्रेज का जब भी लफ्ज़ आएगा इसका ताल्लुक किसके साथ, इवेल्यूएशन के साथ होता है। तो ये सारे वो किस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, एजुकेशनल प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। द एलोकेशन ऑफ स्कोर्स, अब देखिए चौथी पाँचवीं दफ़ा आ रहा है, जब आप स्कोर अलॉट करते हैं टू द रिज़ल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एट स्कूल इज़ कॉल्ड। बच्चों ने कोई लर्निंग की है या कोई इंस्ट्रक्शंस को जो है वो आप क्या करते हैं, स्कोरिंग देते। तो वो एलोकेशन ऑफ स्कोर, ये जो नंबर अलॉट करना है, स्कोर अलॉट करना है, तो ये अगेन क्या कहलाएगा, एजुकेशनल मेजरमेंट कहलाएगा। स्कोर देते हैं आप, न्यूमेरिक्स देते हैं, ये सारा क्या होता है, मेजरमेंट होता है। सवाल नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएटेड बिटवीन एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन। ये बहुत अहम सवाल है। अब देखिए अगेन मैंने आपको पीछे भी कहा कि दो लोगों के रेफरेंस से ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, स्टैनली हॉपकिंस के और नॉर्मन ई ग्रोनल के रेफरेंस से, लेकिन यहाँ पे दोनों आ गए तो लिहाजा आपने ये याद रखनी है कि ये स्टैनली हॉपकिंस ने डिफरेंशिएट किया था। हालांकि पिछले सवाल में सिर्फ स्टैनली हॉपकिंस था, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको याद रखना है कि ये डिफरेंशिएट किसने किया था, स्टैनली हॉपकिंस ने, कि ये मेजरमेंट और इवेल्यूएशन दो अलग अलग चीज़ें, वो स्केलिंग का प्रोसेस है, वो अप्रेजल का प्रोसेस है, ठीक है, जजमेंट का प्रोसेस। सवाल नंबर 12 है, द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजिंग अप्रेजिंग। अब देखें, अब बार बार वो लफ्ज़ आ गया, अप्रेज किसे कहते हैं, आपने किसी को दाद दी। प्रेज का मतलब क्या होता है, किसी ने आपको नज़म सुनाई, शेर सुनाया, आपने कहा वाह वाह, ये प्रेज है। किसी ने आपको कोई चीज़ दिखाई, आपको अच्छी लगी, ये प्रेज है। आपने अच्छा कहा, इवन आप गलत भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, अप्रेज करना, ये जजमेंट पास करना होता है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, सो दिस इज कॉल्ड एजुकेशनल इवेल्यूएशन। अब देखिए एक नया लफ्ज़ आपको मिला, अप्रेज करना, अप्रेजिंग, जजमेंट देना कि आपने वाह कहा है, खूब वेल डन कहा है, ज़बरदस्त कहा है, ग्रेट कहा है, क्या कहा है, जजमेंट है। और इवेल्यूएशन याद रखें हमेशा लफ्ज़ों में होती है, अल्फाज में होती है। सवाल नंबर 13 है, स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी इज़ आल्सो कॉल्ड, ये दूसरा नाम है स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को कहते हैं, या सिंपल उसको रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। अब रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है, अब ये नाम आप याद रख लें, याद रखें, आगे रिलायबिलिटी की कहीं टाइप्स आती है तो वहाँ रीटेस्ट स्टेबिलिटी या रिलायबिलिटी की जगह स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी इस्तेमाल हो जाएगा। तो हम वो बाज़ औक़ात ये पूछ लेते हैं कि हाँ इनमें से कौन सी टाइप रिलायबिलिटी की है या नहीं है, तो वहाँ पर वो रीटेस्ट रिलायबिलिटी नहीं लिखते, वो स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी लिख देते हैं। अब जिसको ये नहीं पता एक ही नाम है, एक ही चीज़ है, तो वो उसको कंसीडर नहीं करता स्टेबल, वो उसी को टिक कर देगा कि ये तो नहीं है, एक ही नाम है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी या रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या होता है
कि आपको टेस्ट को दोबारा रीटेस्ट करना पड़ता है सेम लोगों पर, और अगर उसके स्कोर या कोरिलेशन कोएफिशिएंट करीब करीब आए, सेम आए, ठीक है, तो वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहलाता है। इसी तरह इंटर-रेटर में ये मार्क करने वाले के हिसाब से होते हैं। इंटर-रेटर का मतलब क्या होता है कि मैंने टेस्ट चेक किया, मैंने वही स्कोर दिया, और आपने चेक कर दिया तो आपने भी वही स्कोर दिया। ये इंटर-रेटर मार्क करने, रेट किसे कहते हैं, मार्क करना, रेटर मार्क करने वाला, मार्किंग करने वाला। तो दोनों ने सेम स्कोर दिया तो इंटर। पैरेलल फॉर्म क्या होती है, आप एक जैसे दो टेस्ट बना देते, ठीक है, ये पैरेलल फॉर्म होती है। लेकिन टेस्ट ही टेस्ट एक ऐसी रिलायबिलिटी है जिसमें एक ही टेस्ट को दो बार कंडक्ट करना पड़ता है। बाकी किसी भी रिलायबिलिटी की फॉर्म में टेस्ट को दो बार कंडक्ट नहीं करना पड़ता डिफरेंट ओकेजन्स पर, हालांकि लोग वही सेम होते। तो इसको स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी भी कहा जाता है। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग, किस चीज़ को आइडेंटिफाइंग करने, प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट। अब याद रखें, जब स्टूडेंट का मेडिकल इशू आ जाए, या सिर्फ इशू आ जाए, या सिर्फ प्रॉब्लम आ जाए, जब भी प्रॉब्लम का मसला आएगा कि, या एक और लफ्ज़ आता है याद रखें, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। अब ये देखिए, ये जब आप ऑटोमेटिकली बार बार पढ़ेंगे, आपके उस टर्म से मतलब एक स्टॉक खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस है। तो ये बहुत से लफ्ज़ जब भी ऐसे आएंगे तो इनका तो लोग डायग्नोस्टिक तशखीसी असेसमेंट के साथ होता है कि आप देखते हैं कि भाई बच्चों में कोई लर्निंग के वाले से मसला तो नहीं है, कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। तो कभी भी जब भी स्टेटमेंट में कोई मेडिकल असिस्टेंस का लफ्ज़ आ जाएगा, प्रॉब्लम का आ जाएगा, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, तो आपने उसको डायग्नोस्टिक ही कंसीडर करना है कि ये तशखीसी असेसमेंट जायज़ है। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज़ डन ड्यूरिंग द स्टडी। हाँ जी, ड्यूरिंग द स्टडी कौन सी होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब जो देखिए, जो ड्यूरिंग द स्टडी होती है वो क्यों होती है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता चलता रहे कि क्या मेरा पढ़ाने का तरीका तदरीस जो वो ठीक है कि नहीं है। मुझे पता चलता रहे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों से मुझे फीडबैक मिलता रहे कि वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, उनको समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, उनकी अचीवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये साथ साथ ही पता चलता है। सो ड्यूरिंग फॉर्मेट इस तरह समेटिव एंड पे होती है। प्लेसमेंट पहले होती है जब आप बच्चे को कोई क्लास या ग्रेड में प्री रेक्विजिट स्किल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप प्लेसमेंट में क्या होता है, प्री यानी कि उसकी पहले से मौजूद सलाहियतें आप जानने की कोशिश करते हैं, तो वो कौन सी कहलाती है, प्लेसमेंट। इस तरह डायग्नोस्टिक कौन सी कहलाती है, जिसमें आप तशखीस करते हैं, प्रॉब्लम्स डायग्नोज करते हैं, या कोई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो एड्रेस करते हैं। 16 है जी, द मॉनिटरिंग। हाँ जी, मॉनिटरिंग द लर्निंग प्रोग्रेस। मॉनिटरिंग याद रखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती क्या है, जो कॉन्टीन्यूस होती है, कॉन्टीन्यूस जारी। मॉनिटरिंग एक आई जारी है, और हम साथ साथ मॉनिटर करते रहते हैं लर्निंग प्रोग्रेस को कि क्या। अब देखिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ ही आप पूछ रहे हैं हाँ भाई ये यहाँ पे क्या आएगा, तो ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप अगले रोज़ टेस्ट ले रहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक हो गया। और साथ में क्या मिलता है, एंड प्रोवाइड्स फीडबैक। ये दो बहुत अहम फीचर्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के, कि आपको एक तो मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस होती है कि बच्चे जो जो पढ़ रहे हैं वो आपकी नज़र में होता है कि मॉनिटर हो रहा होता है, कि ये आप जिस तरह रोज़ आपसे मैं टेस्ट लेता हूँ, तो ये क्या एक फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रही। इसी तरह आपको मैं रिज़ल्ट शेयर करता हूँ कि इसके इतने हैं, इसके नहीं है, स्कोर है, ये क्या है, मुझे फीडबैक मिल रहा होता है। या इवन आपकी तरफ से भी इशूज़ रेज हो सकते हैं, ये भी फीडबैक होता है। तो साथ साथ ही पता चलता रहता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द लर्निंग जो होती है, और इसमें क्या होता है, उसके पर्पसेस क्या होते हैं, दो मेन, कि मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस और फीडबैक को एश्योर करती है, वो क्या होती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट होती है। सवाल नंबर 17 है, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज़ डन एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। हाँ जी, एंड पर, साल के आखिर में होगी। जब आप समेटिव असेसमेंट का क्या मकसद होता है, समेटिव असेसमेंट का होता है भी आपने पूरे जो कोर्स था, वो पूरा जो कोर्स कंटेंट था उसको सीख लिया है। अब क्या आप उसमें इस काबिल हैं कि उसका जो एम था, उसके जो मकासद, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो आपने हासिल कर लिए हैं। तो क्या अब आपको क्या कंसिडर किया जाए, अब आपको अगली क्लास में मुंतकिल करने के काबिल समझा जाए, पास किया जाए, फेल किया जाए। तो यहाँ पे जजमेंट दी जाती है, जहाँ पे सर्टिफिकेशन दी जाती है, यहाँ पे सनद दी जाती है, पास या फेल किया जाता है एंड पे। सवाल नंबर 18 है, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन डिटरमिन्स। कौन सी इवेल्युएशन की किस्म इस बात का तयन करती है दैट द स्टूडेंट्स प्री रिक्विजिट स्किल्स टू बिगिन इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन से मुराद क्या होता है, मैं कई बार ये चीज़ें बता। इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि क्लास की कार्रवाई शुरू होने से पहले, टीचर के पढ़ाने से पहले। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो था, फ़र्ज़ करें हम अपने बच्चे को लेके जाते हैं, या हमारे पास कोई बच्चा आता है,
तो हम पहले उसका टेस्ट लेते हैं। अगर वो 7वीं क्लास में बैठने के लिए आया है या 6ठी क्लास का सर्टिफिकेट लेके आया पास का और वो 7वीं क्लास में बैठना चाहता है, तो हम उससे पहले छोटा सा टेस्ट लेते हैं कि क्या उसमें इतनी सलाहियत है कि हम उसको 7वीं क्लास में बिठाएं। तो 7वीं क्लास में बिठाने से पहले, बिफोर इंस्ट्रक्शंस बिगिन, हम उसकी प्री रिक्विजिट स्किल, प्री कहते हैं पहले के, उसके पहले हासिलात की जो उसकी लर्निंग होती है वो चेक करते हैं कि क्या बच्चे में इतना पोटेंशियल है कि वो उसको हम कंसीडर करें कि ये इतना बच्चा जो है वो 7th क्लास में बैठ सकता है। तो ये प्री रिक्विजिट स्किल को जानना टू बिगिन इंस्ट्रक्शन, उस क्लास के असबाक शुरू होने से पहले उसको पहले हम ये तयन करते हैं कि क्या वो वाकई इस काबिल है। तो इसको क्या कहते हैं, प्लेसमेंट करना, यानी कि उसकी जगह का, उसकी क्लास का तयन करने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाते हैं। मेजर ऑफ परफॉर्मेंस विच इंटरप्रेट्स एन इंडिविजुअल्स रिलेटिव स्टैंडिंग इन सम नाउन ग्रुप। हाँ जी, नाउन ग्रुप का मतलब है वो क्लास उसकी। मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, बच्चे की आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इंटरप्रेट उसकी तशरीह कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड इंडिविजुअल्स कैसे, रिलेटिव स्टैंडिंग, रिलेटिव स्टैंडिंग का मतलब यह है कि मेरे मुकाबले में आपकी क्या पोजीशन है। बच्चों का आपस में कंपैरिजन होता है कि कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर है, कौन तीसरे नंबर पर है। रिलेटिव स्टैंडिंग क्या है कि फलाने के मुकाबले में मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुकाबला है, कंपैरिजन है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाता है, जब बच्चों का आपस में क्या होता है, मुकाबला होता है। तो याद रखें, जब भी मुकाबला होता है उसके लिए रिलेटिव स्टैंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या इसके लिए कंपैरिजन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे एक और भी मैंने साथ चीज़ ऐड की हुई है कि इस नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हमेशा बच्चों की रैंकिंग की जाती है, बच्चों को पोजीशंस, क्योंकि पोजीशन क्या होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, 1 to 1st, 2nd, 3rd, रैंकिंग है ना कि कौन पहले है। तो ये तभी होता है जब आप रैंक कर रहे हैं, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका एक दूसरे के साथ मुवाजना कर रहे हैं। रिलेटिव स्टैंडिंग, एक के मुकाबले में दूसरा कहाँ खड़ा है, तो ये रैंक करते हैं उनकी पोजीशन को। और उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो परसेंटाइल रैंक इस्तेमाल होता है, परसेंटाइल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो परसेंटाइल हमेशा याद रखें कब इस्तेमाल होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। परसेंटाइल हमें ये बताता है कि क्लास के मुकाबले में मेरा नंबर कितना है, ठीक है, मैं कितने बंदों से आगे हूँ या कितने बंदे मेरे से पीछे हैं, तो वो हमें परसेंटाइल रैंक बताता है। तो जब भी परसेंटाइल रैंक बात आ जाए, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो वो कौन से टेस्ट में होगा, वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होगा। 20 सवाल नंबर है, मेजर ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट सर्टन क्राइटेरियन। अब क्राइटेरिया, अब यहाँ पे क्राइटेरिया का लफ्ज़ भी आता है, यहाँ पे परफॉर्मेंस का भी लफ्ज़ आ सकता है। अब 3 लफ्ज़ यहाँ पे आ सकते हैं, याद रखें, ये साथ ही लिख लिया करें। अगर मैंने 2 लफ्ज़ नहीं लिखे तो आप लिख लिया करें प्लीज़। यहाँ पे क्या लफ्ज़ आ सकता था, क्राइटेरियन का लफ्ज़ भी आ सकता था, यहाँ पे एक और लफ्ज़ भी आ सकता है सर्टन परफॉर्मेंस लेवल, या एक और लफ्ज़ भी आ सकता है सर्टन डोमेन लेवल। तो किसी डोमेन का मतलब है कोई एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, हाँ भी यहाँ पे कैसे परफॉर्म, मिसाल के तौर पर आपने स्विमिंग सेलेक्ट कर लिया, आपने सिंगिंग सेलेक्ट कर ली, कोई पियानो बजाना सेलेक्ट कर लिया, कोई कैलीग्राफी का सेलेक्ट, कोई भी एक डोमेन सेलेक्ट कर लिया, तो उसके लिए क्राइटेरिया का भी लफ्ज़ आ सकता है, उसके लिए क्या आ सकता है, परफॉर्मेंस के लेवल का भी लफ्ज़ आ सकता है, उसके लिए डोमेन का भी लफ्ज़ आ सकता है। तो आप एक डोमेन, एक परफॉर्मेंस का लेवल या क्राइटेरिया सेट कर देते तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस कहलाता है। अब क्राइटेरियन रेफरेंस में बच्चों का आपस में मुकाबला नहीं होता, बल्कि उसको कंपेयर किया जाता है उस क्राइटेरिया से, बस कि भाई ये काम कर सकते हैं कि नहीं। वो जो डोमेन आपने सेट किया है, वो जो परफॉर्मेंस का लेवल आपने सेट किया है, ये है उनमें कि नहीं। बच्चों का आपस में कोई मुकाबला नहीं। तो याद रखें, चूँकि बच्चों का मुकाबला नहीं है, तो इसके लिए जो रैंक इस्तेमाल होता है वो परसेंटेज इस्तेमाल होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस में परसेंटेज इस्तेमाल होता है कि वो काम उसको कितने परसेंट आता है, जो आपने डोमेन, सर्टन क्राइटेरियन या परफॉर्मेंस का लेवल सेट किया, तो उसकी परफॉर्मेंस को परसेंटेज में मापा जाता है। तो याद रखें, क्राइटेरियन रेफरेंस में जो रैंक इस्तेमाल होता है वो स्केल परसेंटेज इस्तेमाल होता है, जबकि नॉर्म रेफरेंस में परसेंटाइल इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें रैंकिंग रिलेटिव स्टैंडिंग होती है। 21 सवाल नंबर है, द पर्पज़ ऑफ समेटिव इवेल्यूशन इज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट। हाँ जी, समेटिव आपने जो कुछ पढ़ा है, समेटिव कब होती है, एंड ऑफ द ईयर, जब भी आपका, तो आपने सारा जब कोर्स पढ़ा होगा उसमें से समेटिव है। तो एसेंशियल ऑफ द कोर्स कंटेंट, सो आपने सारा कोर्स कवर कर लिया, आखिर पे क्या होनी है, आपकी समेटिव असेसमेंट होनी। तो समेटिव असेसमेंट पूरे कोर्स से होती है। तो एसेंशियल ऑफ द कोर्स कंटेंट, जितने भी कोर्स कंटेंट के आपके ऑब्जेक्टिव्स है या जो भी आपका कोर्स आउटलाइन थी, सब में से होती है। टेस्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। हाँ जी, टेस्टिंग एक ऐसा अमल है
ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग, स्कोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द टेस्ट। टेस्टिंग अमल का नाम है उन्हीं टेस्टों को कंडक्ट करने का। एडमिनिस्टर का मतलब है कंडक्ट करना, हम जब उनको बांट रहे होते हैं, निगरानी कर रहे होते हैं। स्कोरिंग, स्कोर करने का। इंटरप्रेट मतलब सेंस मेकिंग का, असेसमेंट का। तो ये पूरा प्रोसेस टेस्टिंग कहलाता है। मेजरमेंट में बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ असाइनिंग नंबर्स और सिंबल्स। मेजरमेंट क्या होती है? सिंबल्स, सिंबल किसे कहते हैं? सिंबल किसे कहते हैं? 1 2 3 सिंबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज पीपल, इवेंट्स और थिंग्स, यानी कि जो भी चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने उनको नंबर असाइन किए। कैसे? अकॉर्डिंग टू द क्या? अकॉर्डिंग टू द टेस्ट है, अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अकॉर्डिंग टू द रूल्स होता है टेस्टिंग। जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आपको एक रूल्स का एक पैमाना दिया जाता है। वो रूल्स क्या होते हैं? जिसको हम रूब्रिक्स कहते हैं। वो तयन करते हैं कि नंबर कैसे असाइन करते हैं, तो वो रूल्स का तयन कर रहे होते हैं। इन विच मेथड क्राइटेरिया आर फिक्स्ड। हाँ जी, ये अब देखें, अब मैंने पीछे ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। इन विच मेथड क्राइटेरिया फिक्स। क्राइटेरिया फिक्स परसेंटेज में होता है, वही परसेंटाइल परसेंटेज रैंक इस्तेमाल होता है उसमें, क्योंकि क्राइटेरियन रेफरेंस में परसेंटेज इस्तेमाल होता है, तो उसमें क्राइटेरिया फिक्स होता है। सो परसेंटेज क्राइटेरियन रेफरेंस का एक पैमाना है, ठीक है। उसमें क्राइटेरिया फिक्स होता है, डोमेन फिक्स होती है, या परफॉर्मेंस का लेवल फिक्स होता है। विच इज़ नॉट टिपिकली अ वेरिएबल कंसीडरिंग व्हेन इवेल्युएटिंग टेक्निकल क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट। हाँ भी, जब टेस्ट को आप इवेल्युएट कर रहे होते तो टेस्ट में आपके पास तो टेस्ट होता है, तो आपके पास पर्सन नहीं होता, आपके पास टेस्ट होता है। आपको ये नहीं पता होता, आप फर्ज करें बोर्ड के एग्ज़ाम चेक कर रहे हैं, पेपर चेक कर रहे हैं, बंदा तो नहीं होता वहाँ पर। तो वहाँ पे टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होती है? या वो रिलायबिलिटी होती है, या वैलिडिटी होती है। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी तो होते हैं उसके, लेकिन उसने क्या पूछा है? विच इज़ नॉट टिपिकली द वेरिएबल कंसीडर्ड व्हेन इवेल्युएटिंग द टेक्निकल क्वालिटी ऑफ टेस्ट। तो ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी तो हम टेस्ट चेक करते हैं, पर्सनैलिटी तो नहीं ना चेक करते। तो ये जवाब है। उसने क्या पूछा है कि वो एस्पेक्ट नहीं है, तो वो पर्सनैलिटी है। अ गुड टेस्ट क्या होता है? क्लियरली डिफाइंड पर्पस होता है, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक कंटेंट होता है, सेट ऑफ स्कोरिंग रूल्स होता है, सारे ठीक हैं, सारे उसके जो है वो गाइडलाइंस दुरुस्त हैं। टेस्ट इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। हाँ जी, टेस्ट में हम क्या करें? डाटा भी कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन, दोनों ठीक है, बोथ ए एंड बी दोनों ठीक है। डाटा या इन्फॉर्मेशन एक ही बात है, ठीक है। ये इसको हाईलाइट शायद मुझसे रह गया। 28 है, अगेन वही चीज़, डायग्नोस्टिक टेस्ट में बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इवेल्युएटिंग टेस्ट इन दैट डायग्नोस्टिक टेस्ट आर टिपिकली डिज़ाइन टू। वो कहता है डायग्नोस्टिक टेस्ट दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि वो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, इश्यूज़ के लिए। तो मैंने सारे वो यहाँ पे लिख दिए। तो पिन पॉइंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज या डिफ़िकल्टीज के बच्चों के मसाइल देखने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। सवाल नंबर 29 है, टेस्ट स्कोर्स आर फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड एज नंबर्स एंड स्टेटिस्टिकल टूल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू। दोबारा देखें, टेस्ट स्कोर्स are frequently expressed as numbers and statistical tools are frequently used to। देखिए, जब टेस्ट स्कोर हम दे रहे होते हैं तो टेस्ट स्कोर में क्या दे रहे होते हैं? हम उनको नंबर अलाट कर रहे होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इस किसका डिस्क्राइब टेस्ट स्कोर, मेक इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द टेस्ट स्कोर, ड्रा कंक्लूजन अबाउट द टेस्ट। तो टेस्ट स्कोर में हम सारा कुछ ही कर रहे होते हैं, जो भी हमारा उस मवाद के बारे में, उस टेस्ट के बारे में वो जहन तस्लीम करते हैं, उसको नंबरों में ही कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो टेस्ट स्कोर में हम स्कोरिंग ही कर रहे होते हैं, ये सारे काम उसमें हो रहे होते हैं। 30 सवाल नंबर है, टाइप्स ऑफ टेस्ट का सेक्शन शुरू हो गया है। इन विच टाइप ऑफ टेस्ट वी कैन मेजर अ मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द कंटेंट। हाँ जी, अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा लिखना है, तो हम क्या करेंगे? कौन सा टेस्ट देंगे? मैक्सिमम पोर्शन, ज़्यादा से ज़्यादा तख्लीकी सलाहियत हो, ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो वो कौन सा होगा? सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, मैक्सिमम प्रोपोर्शन। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज यूज टू जज द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द लर्नर। अब स्पेसिफिक क्या है? आपने क्या कर दिया, वो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ला के MCQs का हिस्सा बना दिया, कोई कॉलम का हिस्सा बना दिया, छोटी छोटी सी मारूजी सवालात बना दी, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइटम्स आर इज नॉट अ सिलेक्शन आइटम। सिलेक्शन आइटम क्या होता है?
सिलेक्शन आइटम क्या होता है, जिसमें हम खुद क्या करते हैं, जवाब प्रोड्यूस करते हैं, हमें दिए गए जवाब नहीं होते। यूजुअली तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में ऐसा होता है ना कि आपको ट्रू एंड फॉल्स में पता है यार ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, तो ये तो गिवन है। मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दिए, चारों में से हमने एक लगाना है। मैचिंग एक्सरसाइज में वो कॉलम और वो दिए होते हैं उनके सामने दूसरे उसकी लिस्ट, वो हमने मैच करनी होती है। तो उसने सवाल अब दोबारा गौर से पढ़े, वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइटम इज नॉट अ सिलेक्शन आइटम। बाकी तो तीनों सिलेक्शन आइटम हैं, ट्रू एंड फॉल्स में हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स, मल्टीपल में भी सिलेक्ट कर रहे हैं, मैचिंग में भी सिलेक्ट कर रहे हैं, गिवन आंसर। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें जवाब नहीं दिया हुआ, शॉर्ट आंसर। अब देखिए सिलेक्शन टाइप टेस्ट तो बाकी तीनों हैं, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट आंसर है ये कहलाते हैं सप्लाई टाइप टेस्ट। सप्लाई टाइप टेस्ट में 2 चीज़ें होती हैं, याद रखें, या खाली जगह पुर करना या मुख्तसर जवाब देना। इसमें जवाब दिया गया नहीं होता, इसको कहते हैं सप्लाई टाइप टेस्ट या सप्लाई टाइप रिस्पॉन्स, जिसमें आपने खुद जवाब, मुख्तसर जवाब देना लेकिन खुद देना। सवाल नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई रिस्पॉन्स। अब देखिए सप्लाई रिस्पॉन्स कौन से, सप्लाई रिस्पॉन्स जिसमें हमने खुद जवाब देना है, वहाँ पे जवाब मल्टीपल चॉइस में तो दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स में दिए हुए हैं, मैचिंग में पूरी ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट सेम है, उसने स्टेटमेंट बदल दिया है। तो स्टेटमेंट बदलने से जो है वो अगरचे जवाब सेम बन रहा है, लेकिन उसने एक चीज़ में पूछा है वो नहीं है, दूसरे में पूछा है वो है, ठीक है, इसलिए जवाब एक बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई टाइप रिस्पॉन्स। तो सप्लाई टाइप वही है, शॉर्ट आंसर है, जो कि सिलेक्शन टाइप नहीं है। शॉर्ट आंसर में वही आ जाता है जिस तरह मुख्तसर जवाब देना या फिल इन द ब्लैंक्स। 34 है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। हाँ जी, क्राइटेरिया में क्या होता है, आपको क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, परफॉर्मेंस का लेवल दिया जाता है या डोमेन सेलेक्ट किया जाता है, भैया ये चीज़ है जो आपने करके देनी। तो रेफर टू द डोमेन, यहाँ पे सब में जो रेफर टू द कंटेंट, रेफरेंस टेस्ट, हैविंग क्राइटेरिया डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेस्ट डेवलपर, सारी एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो सब में जो है वो सब जो है उसी के कीवर्ड हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के होते हैं। 35 सवाल नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट हैज़ टू डू विद। अब स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट क्या होता है, स्पीड में ये होता है, स्पीड और पावर में एक चीज़ कॉमन होती है, टाइम। फ़र्क ये होता है कि आप स्पीड में क्या होता है, आपने ये देखना होता है कि आपने गिवन टाइम में कितने सवाल का सलूशन दिया, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। पावर टेस्ट का ये मतलब होता है कि आपके पास कितनी सलाहियत है कि आप गिवन टाइम में कितने कंटेंट को मेमोराइज कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं। सो दोनों में क्या होता है, द टाइम लिमिट अलॉटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द आइटम्स, दोनों में टाइम लिमिट दी होती, ये एक कॉमन चीज़ है दोनों। विच टेस्ट इज डिज़ाइन टू बी एडमिनिस्टर टू 1 पर्सन एट अ टाइम। सवाल क्या है, 1 पर्सन। अब 1 पर्सन क्या बताए, जब है ही 1 पर्सन तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल टेस्ट। ऐसा टेस्ट जो इनफरादी तौर पर किसी एक बच्चे को टेस्ट करने के लिए बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल टेस्ट। 37 सवाल नंबर है, द टेस्ट हैविंग क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। एंड अनएम्बिगुअस किसे कहते हैं, एम्बिगुअस मुबहम को कहते हैं। अब मुबहम, अब अनएम्बिगुअस उसका उलट, ये भी यानी कि क्लियर हो गया, ये भी अनएम्बिगुअस भी क्लियर को कहते हैं, एक तरह से वाज़े साफ। तो स्कोरिंग क्राइटेरिया इज नाउन एज, अब देखिए ज़्यादा क्लियर स्कोरिंग क्राइटेरिया का हामिल टेस्ट कौन सा होगा, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, नहीं, क्योंकि स्कोरिंग तो तब रिलायबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, जब क्या होता है, जब हम सारे एक जैसा स्कोर करें। तो वो सब्जेक्टिव में तो एक जैसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसे टाइम में भी पॉसिबल नहीं होता। किस में पॉसिबल होता है वो स्कोरिंग क्लियर, रिलायबल, कंसिस्टेंट स्कोर कहाँ पे पॉसिबल होते हैं, अनबायस्ड स्कोर कहाँ पे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में होते हैं, कि मैं भी मार्क करूँगा, आप भी मार्क करेंगे, हम सारे सेम मार्क्स दें। विच टाइप ऑफ द टेस्ट टिपिकली कंप्राइजेज 2 कॉलम्स। हाँ जी, कौन से टेस्ट 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है, कॉलम ए, कॉलम बी, मैचिंग टाइप टेस्ट। 39 है, विच टेस्ट रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू मैच अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज विद द कोरिस्पोंडिंग आइटम्स। अब देखें सिर्फ लफ्ज़ बदले, एक तरफ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज है, जवाबों की लिस्ट दी हुई है, सीरीज पूरी लिस्ट दी हुई है, विद कोरिस्पोंडिंग आइटम्स इन स्टिमुलस लिस्ट, स्टिमुलस लिस्ट जिसका हम जवाब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिसका हम जवाब, एक तरफ वो लिस्ट है जिनका जवाब चाहिए, एक तरफ
रिस्पॉन्सेज की लिस्ट है जिनके जवाब, यानी कि 2 कॉलम ए है और कॉलम बी। तो ये कहाँ पे होता है? मैचिंग एक्सरसाइज में, कॉलम मैचिंग में होता है। सवाल नंबर 40 है, अ लिस्ट ऑफ 3 और मोर चॉइसेस फ्रॉम विच द एग्जामिनी इज रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट आंसर। वो कौन सा सवाल का स्टाइल है, अंदाज है, जिसमें जो 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 बच्चा इम्तिहान दे रहा है, एग्जामिनी, उनको 3 या ज़्यादा आइटम में से एक का इंतखाब करना पड़ता है। कौन सा होता है? यही जो हम पढ़ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस, MCQ बेस्ड। हाँ जी, अगेन एक तारीफ आ गई है, शॉर्ट आंसर आइटम्स आर आंसर्ड बाय वर्ड, फ्रेज, नंबर और सिंबल। ठीक है, इज़ अ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। अगरचे ये भी वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन उसमें हमें शॉर्ट आंसर देना होता है एक लफ्ज़ या फ्रेज़ की सूरत में। तो मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में जितनी भी तारीफ़ें हैं वो स्टैनली एंड हॉपकिंस के रेफरेंस से आती है या नॉर्मल ई ग्रोनल्ड के रेफरेंस से आते हैं। सिंपली ग्रोनल्ड भी लिखा होता है। सो यहाँ पे बहुत सारे लफ्ज़ों में एक ही होगा, तो वो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ आपने पीछे एक स्टेटमेंट पढ़ी है, डिफ्रेंशिएट किसने किया था, वो स्टैनली एंड हॉपकिंस ने किया था, वो आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं। 42 सवाल नंबर है, विच टाइप ऑफ आइटम्स फॉर्मेट रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू स्ट्रक्चर रादर लॉन्ग रिटन रिस्पॉन्स अप टू सेवरल पैराग्राफ्स। आपने लंबा जवाब लिखना है, कई पैराग्राफ पर मुश्तमिल, तो वो क्या होता है? ऐसे टाइप होता है, तवील जवाब आप लिखते हैं। तो जब लॉन्ग रिटन को मैंने किया हुआ है सर्कल। 43 है, टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड इन अटेम्प्ट्स एज मेजरिंग द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड मेनली विद द एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। हाँ जी, याद रखें, जब भी कभी एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज़ आए, जब भी कभी सिंबॉलिक लर्निंग का लफ्ज़ आए, तो इससे मुराद लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज जो है वो सिंबल्स की सूरत में, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की सूरत में हमारे आइडियाज़ में एग्जिस्ट करती है। ये उसका की वर्ड है लैंग्वेज का। जिसने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी हुई है उसको अच्छी तरह पता होगा कि लैंग्वेज की डेफिनेशन में भी ये चीज़ शामिल होते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ सिंबल्स होता है हमारे ज़हन। ठीक है, तो वो क्या है जी? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो बच्चों का टेस्ट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज टेस्ट। 44 है, आइटम डिफ़िकल्टी एनालिसिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर। हाँ जी, अब आइटम डिफ़िकल्टी एनालिसिस, आप डिफरेंट टेस्ट जब बनाते हैं तो आप आइटम एनालिसिस करते हैं कि भाई इसका लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल कितना होना चाहिए, 30 से 70 होना चाहिए या 0.30 से 0.70 के दरमियान रैंक करना चाहिए, फिर एक्सेप्टेबल है। तो ये कब करते हैं? साफ ज़रिए आप कोई भी टेस्ट बनाते हैं, जिस तरह अचीवमेंट टेस्ट में होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये चीज़ पर्सनैलिटी टेस्ट का हिस्सा नहीं होती। पर्सनैलिटी टेस्टिंग जो है ये अलग से अनकॉन्शियस स्टडीज़ हैं, उनका टेस्ट का अंदाज ये नहीं है जिस तरह हम ये वाले टेस्ट बनाते हैं, तो उनके लिए डिफ़िकल्टी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है जी द टेस्ट इन विच कोऑर्डिनेशन ऑफ कलर। अच्छा, ऐसा टेस्ट जिसमें आपने क्या करना है, कलर, साउंड एंड विजुअल एक्यूटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड। आप क्या कर रहे हैं, कलर को भी आपने फाइंड आउट करना है या फील करना है या देखना है, साउंड यानी कि हेयरिंग का सेंस इस्तेमाल करना है, विजुअल यानी कि विजुअल आपने बसरी हिस्स इस्तेमाल करनी है, तो ये अपने तमाम हवा से खमसा इस्तेमाल करनी है। तो जब आपको ये कोई चीज़ टेक्सचर आप महसूस कर रहे हैं, कोई चीज़ सूंघ रहे हैं, उसका कलर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें हमारे सेंसेस यूटिलाइज होते हैं। सो ये सेंसरी एबिलिटीज़ का टेस्ट होगा, जिसमें आपको कोई चीज़ सुननी पड़ेगी, कोई चीज़ देख के फैसला करना पड़ेगा, कोई चीज़ टेक्सचर को फील करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज़ हेल्पफुल इन गिविंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स। हाँ जी, सो दैट इज़ कॉल्ड स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। आपने पीछे एक सवाल पढ़ा होगा, इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस इज़ मेजरमेंट ऑफ द स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड। इंटेलिजेंस होती ही स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड का टेस्ट है। ठीक है, और उसी में ही सारा पोटेंशियल जो है, उसी में बाकी सारा कुछ आ जाता है। ग्रुप टेस्ट वर इंट्रोड्यूस्ड इन। हाँ जी, ग्रुप टेस्ट जो थे, इज्तिमाई टेस्ट जो थे, वो अमेरिका में वर्ल्ड वार 1 जब हो रही थी, जंग अजीम अव्वल, उसमें इंट्रोड्यूस कराए गए थे। क्यों? उसमें 2 किस्म के टेस्ट थे, एक आर्मी अल्फ़ा था, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए था, उसमें कुछ लिखना पड़ता, कुछ पढ़ना पड़ता, ठीक है, लिटरेट पीपल के लिए। और आर्मी बीटा जो था वो इलिटरेट के लिए था, उसमें कुछ करके दिखाना पड़ता कि इसको ये काम करना आता है, ये चलाना आता है, ये देखना आता है, ये संभालना आता है। ठीक है, आर्मी बीटा। तो वो इसलिए था ताकि उस वक्त आर्मी में जंग के दौरान लोगों को डिफरेंट रैंक्स देने थे, पोजीशंस देनी थी, तो एक जल्दी जल्दी से पता चल सके कि किसको कहाँ भेजे, तो उन्होंने इस तरह के फ़ौरन से टेस्ट बनाए थे।
द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। हाँ जी, प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, आपकी मुस्तकबिल की परफॉर्मेंस का जो है वो तयन कौन सा टेस्ट कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट जब भी बात करेगा वो कि आप मुस्तकबिल में कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके मुस्तकबिल में क्या इम्कानात हैं, फ्यूचर सक्सेस की बात करते हैं कि आपका किसी फील्ड में क्या इम्कान है कि आप कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते, फ्यूचर को डिटरमिन करना, एप्टीट्यूड टेस्ट। मेडिकल टेस्ट इंक्लूड, मेडिकल टेस्ट क्या होता है, ये भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जब आप बच्चे मेडिकल टेस्ट देते हैं तो इसी बात का तयन किया जा रहा होता है कि क्या ये उस इनमें इतनी सलाहियत है कि वो इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 50 है, एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प्स टू मेजर, दोबारा वही बात आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि कामयाबी का इम्कान कितना है किसी फील्ड में, फ्यूचर में कामयाबी का कितना इम्कान है, तो उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट इस्तेमाल होता है। जिस तरह ऊपर आपने मिसाल देखी मेडिकल टेस्ट। स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट, आप स्पेशल की पहले स्पेलिंग देखें, शाबाश, ये वो वाला स्पेशल नहीं है जिसको हम स्पेशल अहम वाला ये स्पेस से निकला है। स्पेशल कहते हैं हमारा जो नेविगेशन होती है, हमारे इतराफ़, ठीक है, जिस तरह आप गूगल मैप यूज़ कर रहे होते हैं, ये एक नेविगेशन की एक स्पेशल, या दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, ये स्पेशल है। या जिस तरह गले महल्ले का एड्रेस बता देना, ये स्पेशल इंटेलिजेंस कहलाती, ठीक है। स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट आर जनरली यूज फॉर दोज हु चूज अ कैरियर इन स्पेस, तो ये उनके लिए होते हैं जो स्पेस में, ये नेविगेशन, जिस तरह सिविल एविएशन हो जाता है, ठीक है, कि आपने स्पेस में कम करना है या नेविगेशन में जो है वो सर्विसेज देनी, तो स्पेस में दाएं बाएं का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी बाकी इतराफ़ का कॉन्सेप्ट है स्पेस। (52) सवाल नंबर है कि हाउ मच स्टूडेंट्स हैव लर्न थ्रू द इंस्ट्रक्शन इज़ डिटरमिन्ड थ्रू। सवाल को सही तरह पढ़ा करें। अब जिस तरह मैंने पढ़ा बिल्कुल सही नहीं पढ़ा, दोबारा मैं पढ़ता हूँ। हाउ मच स्टूडेंट्स हैव लर्न, बच्चे कितना सीख चुके हैं, थ्रू इंस्ट्रक्शन, जो हमने बच्चों को पढ़ाया है उनमें से बच्चों ने कितना हासिल किया। हाउ मच स्टूडेंट्स हैव लर्न, बच्चों ने कितना सीख लिया है, थ्रू इंस्ट्रक्शन, वो जो उनको पढ़ाया गया है, तो वो इस डिटरमिन थ्रू, वो कैसे डिटरमिन, उसका तयन कैसे होगा, वो अचीवमेंट टेस्ट, वो टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट कहलाएगा कि भाई मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, अब बच्चों ने कितना अचीव किया, ये अचीवमेंट टेस्ट बताया। तो अचीवमेंट टेस्ट यही बताता है कि बच्चों ने क्या हासिल किया, हमने तो पढ़ा दिया, बच्चों ने उसमें से क्या हासिल किया, तो वो उन्होंने जो अचीव किया वो अचीवमेंट टेस्ट कहलाएगा। इन कंट्रास्ट टू अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर, वो कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट तो हमें हमारी अचीवमेंट बताते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या बताते हैं, लेस फॉर्मल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लेस फॉर्मल। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में बाज़ का ऐसा होता है कि एक बच्चा किसी ख़ास सब्जेक्ट में नंबर कम ले रहा होता है, तो वो वहाँ पे उसके फॉर्मल लर्निंग को जो है वो ज़्यादा गैस नहीं कर सकेगा, लेकिन उसकी सलाहियत को गैस करेगा। फिर भी आप किसी के एप्टीट्यूड को रद्द नहीं कर सकते कि वो किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकता है, वो उसको रद्द नहीं कर सकते। 54 सवाल नंबर, सपोर्ट ऑफ स्कूल अचीवमेंट टेस्ट दैट फेथफुली रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज taught इन द स्कूल इज रिफ्लेक्टेड इन सपोर्ट ऑफ। हाँ जी, सपोर्ट ऑफ स्कूल अचीवमेंट टेस्ट दैट फेथफुली रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज taught इन द स्कूल। जब आपने, अच्छा पहली बात तो ये स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, स्कूल में आपका, सारे स्कूल में आपका करिकुलम पढ़ाया जाता है। अब आपने ये देखना है कि हमने ये तयन करना है कि ऐसा टेस्ट बनाएं जो ये तयन कर सके कि स्कूल में क्या कुछ पढ़ाया जाता है, तो वो कुछ से टेस्ट है, उसके करिकुलम से टेस्ट है, तो करिकुलम बेस्ड असेसमेंट कहलाएगी। 55 और 56 में कुछ एम्बिग्यूटीज़ थी इन दो सवालों में, ये हमारे दो आखिरी सवाल हैं। द फाउंडर ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, अच्छा यहाँ पे सॉरी IQ, अब यहाँ पे ना बेसिकली जो एक्चुअल बात है ना वो ये है कि यहाँ पे होना चाहिए था द फाउंडर ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बजाय IQ के यहाँ पे होना चाहिए था इंटेलिजेंस, तो वो थे अल्फ्रेड बी ने, ठीक है। ये आपने इसको ज़रा खुद देखना है और इसको यूँ समझना है कि क्योंकि जो IQ का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो स्टर्न ने दिया था, और जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट था वो बी ने दिया था। बी ने को इसीलिए फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने 1905 में इंटेलिजेंस का तस्वर पेश किया था, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था, बी ने दिया, तो इसको फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस 1905 में दिया था। और बाद में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी बी ने दिया था, अल्फ्रेड बी ने।
तो ये इंटेलिजेंस और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट तो क्या है, वो बीने ने दिया था। तो यहाँ पे IQ की जगह अगर वो इंटेलिजेंस होता तो दैट वाज मोर अप्रोप्रिएट। इसी तरह सवाल नंबर 56 जो है, कंसेप्ट ऑफ IQ वाज प्रेजेंटेड बाय बीने। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट ऑफ IQ है, अगेन वो IQ का फार्मूला जो है, वो कंसेप्ट वो स्टर्न ने दिया था। IQ का फार्मूला कि MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इंटेलिजेंस क्वोशंट का फार्मूला जो है वो किसने दिया था, वो स्टर्न ने दिया था। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सवालों को उन्होंने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये आप इनको अलग अलग अपनी करेक्शन को लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये हमारी इस वीडियो के पहले 56 सवाल आते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी सवाल को जो हल करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला सबको हमें नासिर जीते रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।